Hello dear students. So beta we are discussing about chapter number 4 the making of global world. Okay, तो काफ़ी कुछ हम इस चैप्टर के बारे में कर चुके हैं. ठीक है, तो बेटा थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है. तो आई होप समझ आ रहा है आपको. थोड़ा ध्यान से करो, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो, रट्टे बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है जो लास्ट ईयर हमारे पास नहीं थे स्टूडेंट जो न्यूली ऐड हो रहे हैं, तो आई डोंट नो आपने कैसे लास्ट ईयर पढ़ा है. ठीक है, बट हम लोग जब करते हैं तो डिटेल में करते हैं चीज़ों को, रट्टे बिल्कुल नहीं लगाए जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करो, वेदर वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो. ठीक है. सो बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट इंडेंचर लेबर फ्रॉम इंडिया. तो इंडेंचर लेबर के बारे में हमने किया था, कैसे वो लोग वेस्ट इंडियन कंट्रीज़ में पहुँचे, क्या वो आज उनकी हालत है, कैसे वो सब चेंजेस आए, उनके कल्चरल वैल्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनके जो जेनेटिक्स हैं उन पे क्या इम्पेक्ट आ गए, वर्ल्ड का क्या, एक सारा सिनेरियो हम लोग कर रहे हैं इसमें. आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड. पेज नंबर 89 पे आ जाओ. तो कल हमने पढ़ा था मज़दूरों का अनदर कंट्रीज़ में जाना. आज हम पढ़ेंगे बिजनेसमैन के रिगार्डिंग. यानी कि अब ऐसा थोड़ा ही है इंडिया के बस गरीब लोग ही गए हैं. गरीबी दिख रही है हर जगह इंडिया की, अमीर लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है, क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने पैसा कमाया, किन तरीक़ों से, कैसे उन्होंने जो यहाँ की ब्रिटिश कंडीशंस थी उसमें सर्वाइव किया. सो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर वर्ल्ड, पेज नंबर 89 पे 2.5 टॉपिक. ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल. अब उस टाइम पे क्या चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जिसने कब्जा किया वो प्लांटेशन वर्किंग्स पे फोकस कर रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना चाहते थे. ठीक है, खेती करके वो बेची जाती थी, तो प्लांटेशन वर्किंग ज़्यादा होती थी. ठीक है, बट पैसा तो उसके लिए भी चाहिए. लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट, बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट. तो ठीक है, बड़े पेजेंट से या बड़े प्लांटेशन ओनर्स वो तो बैंकों से पैसा ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से पैसा ले सकते हैं, बट छोटे किसानों का क्या. सो एंटर द इंडियन बैंकर. अब कुछ इंडियन बैंकर्स भी हैं. ठीक है, जैसे गांव में पहले साहूकार होते थे, महाजन बनिए होते थे जो लोगों को पैसा ब्याज पे देते थे. सो डू यू नो ऑफ शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टुकोट्टी चेट्टियार्स. ठीक है, जैसे आप कुछ ऐसी पुरानी मूवीज़ है उसमें देखते हैं कि महाजन पैसा दे रहा है गरीब किसान को, ज़्यादा ब्याज ले रहा है, उसकी फसल ख़राब हो गई तो बैल ले गए, उसके घर का सामान ले गए, हल ले गए. ठीक है, तो बहुत एक्सप्लॉइट, इवन इंडियंस को इतना एक्सप्लॉइट ब्रिटिशर्स ने नहीं किया होगा जितना खुद इंडियंस ने किया. ठीक है, स्पेशली पीजेंट्स का, तो किसानों का. तो इंडिया में भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स थे, लैंड ओनर्स थे जो पैसा लोगों को देते थे, जिसमें कि शिकारपुरी श्रॉफ्स थे साउथ इंडिया में, नट्टुकोट्टी चेट्टियार. ठीक है, और अपने नॉर्थ इंडिया में बोलते थे महाजन, सेठ. सो दे वर अमंग्स द मैनी ग्रुप of banker and traders who finance export agriculture in central and southeast Asia. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में या साउदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जो ये एक नेटवर्क था पैसा उधार देने वालों का, वो एक्सपोर्ट को फाइनेंस करता था, पैसा देता था. As using either their own funds or those borrowed from European banks. अब या तो वो उनके खुद के होते या यूरोपियन बैंकों से लिया होता. They had a sophisticated system to transfer money over large distance. और उनका एक नेटवर्क था, वो कोई एक दो बंदे नहीं थे, बहुत बड़ा नेटवर्क था उनका. टोहाना में पैसे दो, अगर आपको दिल्ली चाहिए दिल्ली मिल जाएंगे, तो आप बस टोहाना दे दो उनमें से किसी बंदे को. So they had a sophisticated system to transfer money over large distance, even developed indigenous form of corporation organization. उन्होंने पहले एक उनका नेटवर्क था, धीरे धीरे उन्होंने अपना आपको एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया. Indian traders and money lender also followed European colonizer into Africa.
तो जैसे यूरोपियन कॉलोनाइज़र पहले इंडिया में उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ किया, फिर अफ्रीका में चले गए, कैरेबियन कंट्रीज़ में चले गए, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियंस ने भी उनको फॉलो किया, उनके तरीके देखे, उनके साथ साथ भी बिज़नेस किया, बाहर कंट्रीज़ में भी गए बिज़नेस करने के लिए। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाउवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज़, और कुछ जैसे मारवाड़ी बिजनेसमैन है, सिंधी बिजनेसमैन है, ठीक है, हैदराबादी सिंधी, ये इन्होंने तो जो अपने बिज़नेस किए हैं, तो उन्होंने जैसे पारसी लोग होते हैं एक, वो भी काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते थे पहले से, ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही ब्रिटिशर्स के साथ मिल के काम किया उन्होंने काफ़ी, ठीक है। तो वो लोगों ने तो ऐसे इलाकों में भी बिज़नेस किए जो यूरोपियन कॉलोनीज़ नहीं होती थी या यूरोपियन कॉलोनीज़ होती भी थी। फ्रॉम द 1816 दे इस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट वर्ल्ड वाइड। तो जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं उन्होंने वहाँ पे भी जाके अपने एम्पोरियम्स जो हैं वो खोले। सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस to tourists whose number were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े पोर्ट्स थे वहाँ पे जा जाके एम्पोरियम खोल लिए, टूरिस्ट वाले सामान बेचते थे या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेचते थे जो उनको ट्रैवल के दौरान चाहिए, उनके सेफ्टी के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी कि उन्होंने अपने जो बिज़नेस हैं वो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में एक्सपेंड कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 2.6 इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। सो हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इंडिया की जो कॉटन थी, जो हैंडमेड कॉटन थी, जो बुनकर यानी वीवर्स बुनते थे हाथ से, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी और वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे। With industrialization, British cotton manufacture began to expand and industrialists pressurized the government to restrict cotton import and protect local industries। तो क्या हुआ, with industrialization, British cotton manufacture began to expand। जब 18th सेंचुरी के एंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई and industrialists pressurized the government to restrict cotton import and protect local industries। उस टाइम पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ के जो हेड थे या उनके जो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि जो बाहर से कॉटन आ रही है उसको बैन करो, रोको, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले, लोकल माल बिके, क्योंकि इंडिया की जो कॉटन जाती थी वो वहाँ पे बहुत बिकती थी, तो उसकी वजह से इंग्लैंड वालों का माल नहीं बिकता था। टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जो इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडिया से जो कॉटन जाती थी उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे इंडियन कॉटन महंगा हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन। इसलिए अब इंडिया से कॉटन जो जाता था इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड में महंगा पड़ने लग गया ज़्यादा टैक्सेस की वजह से, इसलिए वहाँ पे उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, ठीक है। और इंडिया से कॉटन का जाना कम हो गया, इसलिए इंडियन लोगों का जो कॉटन का बिजनेस था वो कम पड़ने लग गया, ठप होने लग गया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर देयर क्लॉथ, ठीक है। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी की शुरुआती टाइम में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटेन में अपना माल बेच रहे थे, तो उन्होंने पहले तो इंडियंस बैन कराई वहाँ पे ताकि उनका लोकली माल बिके। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इंग्लैंड से बाहर भी बहुत माल बेचा जा सकता है, तो उन्होंने अदर पार्ट्स में भी अपने क्लॉथ को बेचने के लिए अपने एफर्ट स्टार्ट कर दिए। Excluded from the British market by tariff barrier, Indian textile now faced stiff competition in other international market। अब ब्रिटेन में तो उनके ऊपर टैक्स लग गया इंडियन कॉटन के ऊपर, ठीक है, इसलिए नहीं जा रही थी, इसलिए कम जा रही थी, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। अब इंडियन कॉटन जो अदर कंट्रीज़ में भी जा रही थी, तो वहाँ पे भी इंग्लैंड से फैक्ट्री मेड कॉटन आना शुरू हो गया जो सस्ता पड़ता था, ठीक है। इसलिए सस्ते कॉटन और इंडियन कॉटन के बीच में एक कंपटीशन पैदा हो गया।
अब इंडिया की कॉटन क्वालिटी में बहुत अच्छे थे, इवन एक टाइम पे तो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन भी इंडियन कॉटन ही पहनती थी, इंडियन क्लॉथ्स ही पहनती थी, या इंडियन सिल्क पहनती थी, जो सिल्क रेशम के कपड़े यहाँ से जाते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया, जो इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई कॉटन थी वो इंडियन हैंडमेड कॉटन के मुकाबले सस्ता पड़ रहा था। If we look at the figure of export from India, we see a steady decline of the share of cotton textile. तो इसीलिए अगर हम उस पीरियड के एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे, we will find that the decline of Indian cotton textile was very rapid. बहुत तेज़ी से जो शेयर है वो गिरा था। So from some 30% around 1800 to 15% by 1815. By the end of 1870s the proportion had dropped to below 3%, ठीक है। यानी कि 1800s में, यानी सन 1800 की जब शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे इंडिया से जो चीज़ें बाहर बेची जाती थी, बाहर भेजी जाती थी, उसमें कॉटन कितना परसेंट होता था, 30%। अब क्या हुआ, टैरिफ लग गए इंग्लैंड में जाना कम हो गया, तो और भी या फिर इंग्लैंड का जो कॉटन था वो भी मार्केट में फैलना शुरू हो गया, उसकी वजह से कम हो गया। तो कितना इंडियन कॉटन डिक्लाइन होके कितना हो गया, 15%, ठीक है, 15% का शेयर रह गया, यानी बिजनेस आधा हो गया 15 साल में ही। फिर 1870s तक तो कितना रह गया, ओनली 3% ही रह गया था इंडियन टेक्सटाइल का बिजनेस। सो व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ, कॉटन का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3%, पहले कितना होता था, 30%। तो यानी कि बाकी फिर भेजा क्या हमने, हम इंडिया से एक्सपोर्ट क्या हो रहा था उस टाइम पे। सो व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट, द फिगर अगेन टेल ए ड्रामेटिक स्टोरी। अब फिर एक नई कहानी आ जाती है, यानी सब कुछ बदल रहा है। While export of manufactured declined rapidly, export of raw material increased equally fast. अब हो क्या रहा था, ये क्या है, टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल तो क्या हो रहा था, गिर रहा था, यानी कॉटन तैयार माल तो गिर रहा था, बट दूसरी तरफ रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो बढ़ रहा था। पहले तो इंडिया में कॉटन उगाई जाती, उसका कपड़ा तैयार करके कपड़ा बाहर भेजा जाता था, बट अब क्या हो गया, इंग्लैंड में फैक्ट्रियां बढ़ रही थी, ठीक है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्ट्रीज नाउ दे वांट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल। उनको कच्चा माल चाहिए था, उनको कॉटन चाहिए थी, जो इंग्लैंड में उतनी नहीं उगती थी जितनी फैक्ट्रियां उगी थी। तो क्या होने लगा, रॉ मटेरियल इंडिया से जाना शुरू हुआ। तो इंडिया से रॉ कॉटन जाती थी, कच्ची कपास जाती थी, वहाँ पे प्रोसेस होकर कपड़ा बनता था, फिर वो कॉटन का कपड़ा बाकी मार्केट में भेजा जाता था। So between 1812 and 1871, the share of raw cotton export rose from 5% to 35%, ठीक है। यानी कि कितना पीरियड, 1815 टू या 1812 टू 1871, इस पीरियड में कहाँ, तो पहले बस 5% ही रॉ मटेरियल जा रहा था, यानी रॉ कॉटन जा रही थी, बट अब कितना जाने लग गया था, 35%, यानी तैयार माल के शेयर कम हो गई। तो कहाँ, कॉटन उतनी उग रही थी, तो बस अब हो क्या रहा था, तैयार की बजाय कच्ची कॉटन जाने लग गई, जो वहाँ पे प्रोसेस होती थी। इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लॉथ वॉज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर मैनी डिकेड्स। अब इसी तरह अब जब ऑब्वियसली कॉटन के क्लॉथ्स बनेंगे तो उसके लिए नील भी चाहिए, इंडिगो, ठीक है। तो इसीलिए इंडिगो फार्मिंग भी इंडिया में इंक्रीज हो रहा था, और इंडिगो का जो एक्सपोर्ट था बहुत बड़े लेवल पे होता था। सो इंडिगो वाज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एट द टाइम। एंड एज यू हैव रीड लास्ट ईयर, ओपियम शिपमेंट टू चाइना ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820s। और आपने लास्ट ईयर शायद 9th में अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि चाइना से बहुत बड़े लेवल पे ब्रिटिशर्स ने एक रिलेशन बिल्डअप किया, और ओपियम बहुत भेजा वहाँ पे, अफ़ीम की बहुत उन्होंने सप्लाई किया, अफ़ीम बेचा उन्होंने चाइना में, ठीक है। बदले में क्या खरीदते थे, चाय, वो चाय फिर इंडिया एंड इंग्लैंड में बेची जाती थी।
So China grew rapidly from 1820s to become for a while India's single largest export. Britain grew opium in India and exported it to China, and with the money earned through this sale, it financed its tea and other import from China. तो इंडिया में ओपियम उगवाई जाती, अफीम उगवाई जाती थी किसानों से, वो अफीम चाइना भेजी जाती थी, फिर वो जो पैसा मिलता था उससे वो या तो वहाँ से चाय खरीदते या अदर चीज़ें, और वो फिर इंग्लैंड एंड अदर पार्ट्स में सेल करते थे। एक टाइम पे तो चाइना में अफीम का बड़ा गंदा लत हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े लेवल पे अफीम जो थी वो वहाँ पे लंबे टाइम तक सेल की है। ओवर द 19th century ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि इंडिया में मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट ब्रिटेन मेड ही दिखने लग गया था, ब्रिटेन से ही आ रहा था सारा तैयार माल। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। तो क्या हुआ, फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, यानी इंडिया से फूड ग्रेन अनाज एंड रॉ मटेरियल कच्चा माल जो था वो ब्रिटेन एंड अदर जगहों पे सप्लाई होने लग गया। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वॉज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो होता क्या था, इंडिया से तो क्या जाता था, इंडिया से जाता था रॉ मटेरियल, और वहाँ से इंडिया में आता क्या था, रेडी प्रोडक्ट, तैयार माल। ठीक है, अब ऑब्वियसली तैयार माल की कीमत रॉ मटेरियल से ज़्यादा होगी। रॉ मटेरियल अगर हमने 30 रुपये का इंग्लैंड में भेजा था, तो इंग्लैंड से जब वो प्रोडक्ट तैयार होके आएगा तो कम से कम 40, 50, 60 रुपये का हमें यहाँ पे बिकेगा। तो 30 का माल गया था, आया कितने का है, 50 का, तो हम तो 20 रुपये घाटे में है ना, और ब्रिटेन बेनिफिट में है। तो इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ओके, सो दस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। तो ब्रिटेन जो था वो इंडिया के साथ क्या था, ट्रेड सरप्लस में था, बेनिफिट में था। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। तो इंडिया से उसको जो बेनिफिट होता था ट्रेड में, उससे वो अदर ट्रेड को फाइनेंस करते थे। दैट इज विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग मोर देन इट वॉज सेलिंग टू। तो इंडिया में तो उसको बेनिफिट था, माल आता ज़्यादा था या ज़्यादा पैसों का आता था, मंगाया कम पैसों वाला जाता था। ठीक है, तो यहाँ तो उसको बेनिफिट होता, बट कई कंट्रीज़ के साथ उसको ट्रेड करने में डेफिसिट रहता था, घाटा रहता था, यानी कि वहाँ से या तो चीज़ें ज़्यादा मंगवाई जाती थी, भेजी कम जाती होंगी, तो वहाँ पे उनको घाटा रहता था। तो वो घाटा वो इंडिया वाले बिजनेस से कवर कर लेते थे। So this is how a multilateral settlement system work. It allows one country's deficit with another country to be settled by its surplus with a third country. तो इसमें होता क्या था, if the deficit with one country, अगर एक कंट्री के साथ हमें घाटा हो रहा है तो वो किसी दूसरी कंट्री के साथ जो बेनिफिट आया उससे कवर कर लिया जाता था। ठीक है, so by helping Britain balance its deficit, India played a crucial role in late 19th century world economy. ठीक है, तो इंडिया क्या कर, इंडिया वॉज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल फॉर ब्रिटेन एंड ब्रिटिश एक्सपोर्ट एंड ब्रिटिश ट्रेड। सो बिकॉज हमारे पास, हमारे साथ बिजनेस करने में ब्रिटेन को फ़ायदा ही फ़ायदा था, लॉस नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कम कीमत में माल उगवाया जाता, तैयार कराया जाता, इंग्लैंड में भेजा जाता, इंग्लैंड से महंगा माल यहाँ ला के महंगा बेचा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने एट दैट टाइम created and played an important role, crucial role in the growth of late 19th century world economy. So Britain's trade surplus in India also helped pay the so-called home charges that included private remittance home by British officials and traders, interest payment on India's external debt and pensions of British officials in इंडिया। तो ये जो बेनिफिट उनको रहता था, ये जो एक पॉजिटिव बैलेंस रहता था इंडिया एंड ब्रिटेन का ट्रेड में, उससे वो क्या करते थे, अपने होम चार्जेस सेटल करते थे। होम चार्जेस का मीनिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर इंडिया एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड सैलरीज।
ठीक है। तो यानी कि जो बाकी खर्चे थे वो यहाँ से पूरे करते थे। ओके, सो ब्रिटिश होम चार्जेस दैट इंक्लूड प्राइवेट रिमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता था, ब्याज दिया जाता था एंड पेंशन दी जाती थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। तो ये जो होम चार्जेस थे ये कहाँ से कवर किए जाते थे, वो इस ट्रेड सरप्लस से ही वो कवर करते थे। ओके, सो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमने इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप इसको यहाँ तक जितने भी वीडियो में इस चैप्टर के किए हैं चाहे एक बार दोबारा देखो, अच्छे से उसको समझ लो। एक बार तुम्हें समझ आ गया फिर एग्ज़ाम तक तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।